हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में जिस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो गई है, चीन सीमा तक सड़क तैयार कर दी गई है और जो रिकवरी रेट है कोरोना से लड़ने का या मरीजों के ठीक होने का, वो बढ़ा है, यानी 29.36% हो गया है और नए मरीज मिलने का 3.2%। इसके साथ ही देश बड़ी बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ा है और जो उद्योग जगत है वो पैकेज के इंतजार में है। इन सभी न्यूज़ को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़ हैं, पहले 4 नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। पहली है रिकवरी रेट और बढ़ा, केंद्र ने कहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, रिकवरी रेट और बढ़ा, केंद्र ने कहा कोरोना संग जीतना होगा या जीना होगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बाद मरीजों का बेहतर इलाज और मृत्यु दर को कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है। फिलहाल हर दिन कोरोना के 3,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है। लॉकडाउन 3 में मिली छूट का असर अगले हफ्ते सामने आने के बाद हर दिन नए मरीजों की संख्या और ज्यादा होना तय माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का सख्ती और ईमानदारी से पालन करें तो देश में कोरोना को चरम पर पहुंचने से रोका भी जा सकता है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर तीसरा मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा रहा है। जहां कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या जो प्रतिशत में है वो 29.36% है। इससे मरने वाले मरीजों की जो संख्या है प्रतिशत में, वो 3.2% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में मरने वाले मरीजों का प्रतिशत बहुत ही कम है, लेकिन इसे और भी बेहतर किया जा सकता है। भारत में कुल मरीजों की महज 1.1% ही वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ रही है। 3.2% मरीजों को ऑक्सीजन और 4.7% मरीजों को आईसीयू में रखना पड़ रहा है। और एक सप्ताह के भीतर जो 103 ग्रीन जिले थे वो रेड या ऑरेंज में तब्दील हो गए हैं। 30 अप्रैल को सरकार की ओर से जारी सूची में देश के कुल 319 जिलों को ग्रीन जोन में दिखाया गया था, लेकिन ये वे जिले थे जहां अब तक कोई केस नहीं मिला था। 21 दिनों में कोई नया केस नहीं आया था। इसके अलावा 103 जिले रेड जोन और 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया था। लव अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि बिना किसी कोरोना के केस वाले जिलों की संख्या 216 रह गई है, यानी पिछले 7 दिनों में 103 नए जिले कोरोना की चपेट में आए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एलजी पॉलीमर्स पर 50 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी प्राधिकरण ने गैस लीक से जनहित और लोगों के स्वास्थ्य व पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी पॉलीमर्स पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस भी भेजा है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अब हालात नियंत्रण में है। तकरीबन 60% लीक हुई गैस खत्म हो गई है और अगले 24 घंटे में जहरीली गैस का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सीबीएसई की लंबित परीक्षाएं 1 जुलाई से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लंबित परीक्षाएं अब 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। सिर्फ 12वीं कक्षा के 23 विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। 10वीं की परीक्षा पूरे देश में नहीं होगी, सिर्फ उत्तर पूर्वी जिलों के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में ही कराई जाएंगी, जहां हिंसा के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई की शेष परीक्षाओं की तिथि घोषित करते हुए परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने बताया कि 1-2 दिन में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। परीक्षार्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट भी चेक कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले देश भर के छात्रों से ऑनलाइन संवाद में निशंक ने बताया था कि सीबीएसई जल्द ही परीक्षाओं के बारे में फैसला लेगा और लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। लॉकडाउन के चलते 18 मार्च को बोर्ड को की परीक्षाएं टालनी पड़ी थीं, जिसके बाद सीबीएसई ने फैसला लिया था कि लॉकडाउन के बाद केवल 12वीं कक्षा के 23 मुख्य विषयों को ही परीक्षाएं होंगी। 10वीं की परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। नेक्स्ट न्यूज है, कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान, चीन सीमा तक सड़क तैयार। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें पहाड़ के दुरूह रास्तों पर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। चीन सीमा स्थित लिपुलेख तक वह सीधे वाहन से जा सकेंगे। मानसरोवर यात्रियों और सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी गर्भाधार लिपुलेख सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस मार्ग पर यातायात बहाल होने से 4 सप्ताह में पूरी होने वाली मानसरोवर यात्रा महज 1 सप्ताह में ही पूरी हो जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रास्ता है उसमें 84% हिस्सा भारत में है, जबकि चीन में 16% है। दिल्ली से लिपुलेख की दूरी 750 किलोमीटर है। सड़क बनाने से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख तक पहुंचना आसान हो गया है। अब दिल्ली से लिपुलेख 1-2 दिन में वाहन से पहुंच सकेंगे। सड़क नहीं होने के पहले इस दूरी को तय करने में 8 दिन लगते थे। लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की दूरी बस 95 किलोमीटर ही है। इस सड़क की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ष 2005 में तैयार की गई थी। तब इसकी लागत 80.76 करोड़ थी, जो बाद में बढ़कर 439.40 करोड़ हो गई थी। तो ये नेशनल पेज की हमारी 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में भी 4 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, स्पेन में समुद्र के तट पर जाने की इजाजत। यूरोपीय देश स्पेन में हालात सामान्य होने का संकेत देते हुए सरकार ने शुक्रवार से लोगों को बार्सिलोना के समुद्र तटों पर जाने की अनुमति दे दी है। सुबह 6 से 10 बजे तक लोग तैरने के लिए ही समुद्र के किनारे टहलने का मजा ले सकते हैं। लॉकडाउन से छूट के अगले चरण के तौर पर देश के कौन से क्षेत्र में बार, रेस्टोरेंट और पूजा स्थल खोले जाएंगे, इसका निर्णय शनिवार को होगा। हालांकि मैड्रिड और कैटलोनिया क्षेत्र में किसी प्रकार की रियायत मिलने की संभावना नहीं है। यूरोप में स्पेन कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित है। अब तक यहाँ 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। संक्रमण के अधिक मामले मैड्रिड और कैटलोनिया से जुड़े हुए हैं। एक रेडियो साक्षात्कार में उप प्रधानमंत्री पाब्लो इंग्लेसियस ने कहा कि मैड्रिड और बार्सिलोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं और निश्चित ही यहां लॉकडाउन से छूट धीरे धीरे ही मिलेगी। देश में जून के अंत तक हालात सामान्य होंगे। हांगकांग में शुक्रवार से जिम, ब्यूटी सैलून, बार और रेस्टोरेंट फिर से खुल गए हैं। कोरोना संकट को बढ़ने से रोकने के लिए सभी व्यावसायिक स्थल पिछले 1 महीने से बंद चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा कि देश में लॉकडाउन से 3 चरणों में छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रांतों और क्षेत्रों ने प्रतिबंधों को हटाने की सहमति व्यक्त की है। संसद की सहमति के बाद डेनमार्क के संग्रहालय, मनोरंजन पार्क और सिनेमाघर शनिवार से फिर खुल जाएंगे। चीन में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 16 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक घरेलू संक्रमण का केवल एक मामला जिलीन प्रांत में सामने आया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप ने कहा है कि ताजा आंकड़ों को देखते हुए प्रतिबंधों में 11 मई से धीरे धीरे छूट दी जा सकती है। तो इस न्यूज़ में और भी देशों की क्या स्थिति है उसको कवर किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कोरोना से फैल रही नफरत की सुनामी पर यूएन ने जताई चिंता। कोरोना महामारी से दुनिया में फैल रही नफरत और डर की सुनामी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की अपील की है।
पिछले साल नफरत के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और कार्य योजना को याद करते हुए गुतरेस ने कहा कि चूंकि दुनिया महामारी का मुकाबला कर रही है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की रक्षा करें और हिंसा को रोकें। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, वुहान मार्केट ही रही कोरोना के प्रसार में भूमिका, यानी कि डब्ल्यूएचओ ने ये वक्तव्य दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि चीन के शहर वुहान में स्थित थोक पशु बाजार की कोरोना के प्रसार में भूमिका रही है। यह भूमिका या तो वायरस के स्रोत के रूप में रही है या फिर इसने वायरस के प्रसार को बढ़ाने का काम किया है। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ डॉक्टर पीटर बेन एम्बोरेक ने कहा कि यह साफ है कि इस बाजार के कारण वायरस का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन यह भूमिका किस तरह की थी, इस पर रोशनी पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, वाशिंगटन आर्थिक रिकवरी समिति के सदस्य बने भारतीय अमेरिकी सीनेटर। भारतीय अमेरिकी सीनेटर मनका ढींगरा को वाशिंगटन स्टेट सीनेट में द्विदलीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति कोरोना वायरस महामारी से अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक रिकवरी का समाधान तलाशने के लिए गठित की गई है। सीनेट के बहुमत दल के नेता एंडी ब्लिंक ने बुधवार को आर्थिक रिकवरी पर 7 सदस्यीय दलीय विशेष समिति के गठन की घोषणा की थी। वाशिंगटन सीनेट डेमोक्रेट ने प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय की घोषणा की। बिलिंग ने कहा कि यह द्विदलीय समिति बुनियादी काम निर्धारित करेगी। चौथी न्यूज है हमारे लिए, चीन से गलती हुई या फिर वह अक्षम है, यह बोला है ट्रंप ने। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर से घेरा है। उन्होंने कहा कि चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है। ऐसा चीन की भयावह गलती या संभवतः उसकी अक्षमता के कारण हुआ है। महामारी के चलते अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 13 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि 77,000 पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से नियमित बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस उसी स्थान पर रोका जा सकता था जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने या तो भयावह गलती की या संभवतः उनकी अक्षमता के कारण ऐसा हुआ है। महामारी के लिए चीन की ओर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं। ट्रंप चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर वह जानबूझकर कोरोना फैलाने का जिम्मेदार पाया गया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका में अश्वेत लोगों की बड़ी आबादी रहती है। देश के आधे से ज्यादा कोरोना के मामले इन्हीं प्रांतों में हैं। 60% से ज्यादा मौतें भी इन्हीं जगहों पर हुई है। ट्रंप ने कहा कि वह जल्द विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर फैसला करेंगे। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को कोरोना पर दुनिया को सतर्क नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 4 न्यूज थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है, देश बड़ी बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ा है। कोविड-19 ने जिस तरह से देश के आर्थिक स्तर का पहिया जाम कर रखा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार के छिन जाने की आशंका कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ने की समस्या सामने है। अमेरिकी सरकार ने आंकड़ा भी दिया है कि 3.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आर्थिक शोध एजेंसी मैकेंजी का मानना है कि संपूर्ण लॉकडाउन में पहली बार ढील देने की अवधि यानी 20 अप्रैल से 3 मई में देश में 170 जिलों में सिर्फ 57% आर्थिक गतिविधियां चालू हो पाई थीं। इन सीमित गतिविधियों की वजह से देश में गैर कृषि क्षेत्र में कार्यरत सभी कामगारों में से 55% यानी 14.3 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं था, यानी वे बेरोजगार हुए थे। 4 मई 2020 के बाद लॉकडाउन में और ढील दी गई, लेकिन अभी भी 10.7 करोड़ लोग काम से बाहर हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर आने वाले दिनों में रेलवे, एयरलाइंस, शॉपिंग मॉल व मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाए, तब भी करोड़ों लोग रोजगार से बाहर ही रहेंगे। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि भारत में उद्योग जगत का सप्लाई चेन इस तरह से बिखरा पड़ा है कि एक क्षेत्र को बंद रखकर दूसरे क्षेत्र में पूरी गतिविधियों की छूट देने से भी काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, जापान ने मांगी कंपनियों के संचालन में मदद।
जापान ने भारत से आग्रह किया है कि वह कोविड-19 की वजह से काम बंद कर चुकी जापानी कंपनियों को दोबारा काम शुरू करने में मदद करे। जापान के विदेश मंत्री मोंटोगी तोशिमित्सु ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ शुक्रवार को हुई बातचीत में यह गुजारिश की है। भारत ने जापान को आश्वस्त किया है कि देश में धीरे धीरे उद्योग धंधों को पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जापान जैसे प्रमुख निवेशक देश की कंपनी को भी जल्द ही सामान्य कामकाज करने की छूट मिल जाएगी। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कोविड-19 से उपजी चुनौतियों को लेकर एक दूसरे को सहयोग करने के बारे में विस्तार से बात हुई है। जापान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उनके विदेश मंत्री ने आग्रह किया है कि दोनों देशों के कारोबारी व रणनीतिक रिश्तों को लेकर जारी कोशिशों को तुरंत बातचीत शुरू की जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, पैकेज के इंतजार में टूट रहा सब्र। राहत पैकेज को लेकर उद्यमियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। खासकर छोटे उद्यमी आगे की उत्पादन रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। बड़े उद्यमी रिकवरी में देरी की आशंका जता रहे हैं। उद्यमियों के पास नकदी की कमी होती जा रही है। इस बीच सरकार ने कोविड-19 के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार से 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का फैसला किया है। बजट पेश करने के दौरान बाजार से 7.6 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का अनुमान था। उद्यमियों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पिछले एक पखवाड़े में कई बार राहत पैकेज 2 के जल्द ऐलान की बात कर चुके हैं। इसमें एक भरोसा जगा था। उन्होंने उनसे भी सरकार ने पैकेज को लेकर राय मांगी थी। औद्योगिक संगठन सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए राहत पैकेज की अविलंब घोषणा की जानी चाहिए। देरी से रिकवरी में मुश्किल आएगी। उद्यमियों का कहना है कि राहत पैकेज में देरी से वे अपनी आगे की योजना नहीं बना पा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में वे रोज राहत पैकेज का ऐलान व इंतजार कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी फिस्मे के महासचिव अनिल भारद्वाज कहते हैं कि सरकार को जो भी करना है जल्द कर दे। कई देशों ने इस प्रकार का पैकेज दिया भी है, उसके हिसाब से ही कुछ राहत दे, मगर जल्द दें। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है भारत को नीचा दिखाने वाला सर्वेक्षण। जिस तरीके से दूसरे देशों की मीडिया भारत को पहले ही से नीचा दिखा रही है कोरोना वायरस को लेकर या फिर आर्थिक पक्ष को लेकर, उसके बाद अब जो विदाउट बॉर्डर्स यानी जो एक सरकारी संगठन है पेरिस का, उसने रिपोर्ट दी है। उसमें भी भारत को एक तरीके से पत्रकारों की स्वतंत्रता इत्यादि पर काफी नीचे दिखाया गया है। उस न्यूज को ही लेकर यानी कि उसमें भारत की जो उपेक्षा की गई है उसी को लेकर ये न्यूज आर्टिकल लिखा गया है। और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक मामलों के विश्लेषक ए सूर्य प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा बने मजदूर। देखिए, कृषि और कृषक जिस तरीके से आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा माने जाते हैं, अब कृषकों का महत्व बढ़ेगा, मजदूरों का, और मजदूर भी आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा बनेंगे। इस पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है उपेक्षा का दुष्परिणाम। महाराष्ट्र और जिस तरीके से औरंगाबाद में मजदूर मालगाड़ी से कुचल गए हैं, उसमें एक बात यही मानी जा रही है कि जिस तरीके से उनको काम नहीं मिला तो वो पलायन के लिए मजबूर थे, और या तो वापसी कर रहे थे या वहाँ जो भी था वहाँ सो रहे थे, और वो मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। उसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है भारत को नीचा दिखाने वाला सर्वेक्षण। पेरिस स्थित गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ विभिन्न देशों में पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता की स्थिति की नवीनतम सूची के साथ सामने आया है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े जीवंत और उदार लोकतंत्र यानी भारत को 180 देशों में से 142वें स्थान पर रखा गया है। पिछली सूची में भारत को 140वें स्थान पर रखा गया था।
आखिर आरएसएफ ने भारत को प्रेस की आजादी के मामले में इतना नीचे क्यों रखा है? यह जानने के लिए इस संगठन की लोकतंत्र के प्रति समझ और उसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना होगा। आरएसएफ प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का निर्धारण अपने द्वारा तैयार प्रभावशाली या फिर प्रश्नावली का विशेषज्ञों द्वारा दिए गए जवाबों से करता है। इस प्रश्नावली में मीडिया की स्वतंत्रता, माहौल और स्व सेंसरशिप, विधायी ढांचे, पारदर्शिता से संबंधित 87 सवाल हैं। आरएसएफ ने यह प्रश्नावली दुनिया के 18 एनजीओ और 150 संवाददाताओं और शोधकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि को भेजी। केवल 10% उत्तर देने वाले विदेशी संवाददाता थे। एक तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए सर्वेक्षण का आकार बहुत छोटा है, और दूसरे उत्तर देने के लिए जिन लोगों को चुना गया उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। निसंदेह बेहतर लोकतांत्रिक वातावरण स्वतंत्र प्रेस के लिए अनिवार्य है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरएसएफ ने लोकतांत्रिक सरकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष मूल्यों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, धर्म और राज्य के पृथक्करण, कानून के समक्ष समानता के अधिकार, लैंगिक समानता आदि को कोई अहमियत नहीं दी है। देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ होता है वो किसी भी देश के लिए, और किसी भी देश के उत्थान और उसके हर पहलू को सामने लाने के लिए मीडिया का अहम रोल होता है। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों को जनता के सामने रखता है, इसीलिए इसे चौथा स्तंभ और निष्पक्ष कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से इधर हाल ही के वर्षों में मीडिया की छवि कुछ तो धूमिल हुई है भारत में, उसी को लेकर जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें भारत को काफ़ी नीचे रखा गया है। हाँ, अगर हम न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं तो उसमें स्वतंत्र डिबेट होती है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा, महसूस करिएगा, जो एंकर हैं वो कभी ना कभी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा दिखेंगे आपको, यानी वो दूसरे पक्ष पर हावी होते दिखते हैं। तो एंकर की भूमिका ये नहीं है कि वो किसी एक का पक्ष ले या दूसरे पर हावी हो। एंकर को निष्पक्ष होना चाहिए और उसको निष्पक्षता से अपने कार्य को करना चाहिए। तो शायद इन्हीं सब पर ये रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को इतना नीचे रखा गया है। हालांकि ए सूर्य प्रकाश इसका खंडन करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये शायद जो पश्चिमी मीडिया है या पश्चिमी जो जितने भी जो एजेंसियां हैं वो बार बार भारत को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। मालदीव 79 स्थान पर है, जबकि उसके संविधान में कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत मालदीव में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता है। ओमान 135वें स्थान पर है। वहां के संविधान में कहा गया है कि इस्लामी शरीयत कानून का आधार है। वहां लैंगिक समानता भी नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य का प्रमुख मुस्लिम पुरुष होगा। अब आरएसएफ की रैंकिंग में शामिल कुछ ऐसे राष्ट्रों पर नजर डालें जहां ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अर्जेंटीना 64वें नंबर पर है। इसका संविधान कहता है कि संघीय सरकार रोमन कैथोलिक एपोस्टोलिक धर्म का समर्थन करती है। माल्टा 81वें पायदान पर है। वहां के संविधान में लिखा गया है कि माल्टा का धर्म रोमन कैथोलिक अपोस्टोलिक है। प्रेस की आज़ादी के मामले में नॉर्वे आरएसएफ की रैंकिंग में पहले पायदान पर है, लेकिन उसके संविधान में राष्ट्र प्रमुख होने के मानदंड को निर्धारित करते हुए कहा गया है कि राजा सदैव इवेंजेलिकल लूथरन धर्म का प्रचार करेगा। कानून के सामने सब एक समान है का नॉर्वे में कोई स्थान नहीं है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत है। नॉर्वे जैसी स्थिति तीसरे पायदान पर रहने वाले डेनमार्क की भी है और 65वें स्थान पर रहने वाले ग्रीस की भी है। जहां तक मीडिया संबंधी विधायी ढांचे का सवाल है, संसद द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों के तहत मीडिया को स्वतंत्र और निडर होकर काम करने के लिए पर्याप्त संरक्षण है। पारदर्शिता एक और पैमाना है जिस पर भारत को उच्च रेटिंग हासिल है। भारत में मीडिया के गुलदस्ते में इंद्रधनुष के सभी रंगों को दिखाया जा सकता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो साम्यवाद, समाजवाद, दक्षिणपंथ आदि के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो पारदर्शिता की कमी की शिकायत करते हैं उन्हें देखना होगा
कि अतीत में वामपंथी झुकाव की अधिकता थी, लेकिन अब सब प्रकार की राय को समुचित स्थान मिल रहा है। वास्तव में यही वह बहुलता है जो सूचना एवं राय के मुक्त प्रभाव को सुनिश्चित करती है। वास्तव में आरएसएफ द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली अत्यधिक संदिग्ध है। आरएसएफ प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा भी नहीं बताता। आरएसएफ का काम आत्मपरीक्षक, पक्षपाती और गैर पारदर्शी है। इसी वजह से उसके निष्कर्मों को चुनौती दी जानी चाहिए। आरएसएफ को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और अन्य संविधानों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा बने मजदूर। लॉकडाउन में ढील के बाद जब कारोबारी गतिविधियों को बल देने की कोशिश हो रही है, तब मजदूरों और कामगारों की बदहाली की खबरें भी आ रही हैं। सबसे दुखद यह है कि तमाम मजदूर भूखे प्यासे पैदल ही अपने गांव जाने को मजबूर हैं। उनकी हालत को देखते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन इस तरह करना चाहिए कि मजदूरों को फिर कभी ऐसे हालात से दो चार ना होना पड़े। हमारी सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती हैं। काम की तलाश में हजारों लाखों की संख्या में मजदूर पास या दूर के बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इनमें ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो कम पढ़े लिखे या फिर निरक्षर होते हैं। ये निर्माण क्षेत्र में लगे दैनिक मजदूर भी होते हैं और कारखानों, ढाबों आदि में काम करने वाले भी होते हैं। तमाम मजदूरों और कामगारों का रोजगार सुरक्षित नहीं होता। उन्हें बिना किसी कारण कभी भी काम से हटाया जा सकता है। भारत में आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असमानता के कारण कुछ क्षेत्रों का हिस्सा विकास हुआ है तो कुछ विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों को अपने विकास के बारे में विशेष चिंता करनी होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ लोगों ने एक से दूसरे राज्य में पलायन किया। 2019 में जारी प्रवासन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। महाराष्ट्र में 5.74 करोड़ प्रवासी अन्य राज्यों से गए, जिनमें 27.55 लाख उत्तर प्रदेश के, 5.68 लाख बिहार के, 5.17 लाख राजस्थान के और शेष अन्य राज्यों के थे। काम की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों से दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि स्थानों की ओर से श्रमिकों का पलायन अधिक होता है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन एवं कार्य भी सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, एक ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब मजदूर बेरोजगार हुए हैं, अब उनके सामने आर्थिक संकट तो आएगा ही। जिनके पास खेती है वो तो खेती करके जीविकोपार्जन किसी न किसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके पास खुद की खेती नहीं है, अब उनके पास बहुत बड़ा संकट है। यकीन मानिए, उनके पास आजीविका का इतना घोर संकट है और आने वाला समय उनके लिए इतना मुश्किल होने वाला है कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को यूनियन बनाने में सरकार को ही मदद के लिए आगे आना होगा। श्रमिकों की जागरूकता का परिणाम यह होगा कि वे अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख सकेंगे। चिकित्सा देखभाल, दुर्घटना मुआवजा, काम करने के घंटे सुनिश्चित करना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, बैंकों में खाता खुलवाने संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें कारखाना मजदूरों के साथ रेहड़ी लगाने, घरों में सेवा देने वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पलायन रोकने के लिए मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। यदि गांवों में शिक्षा के साथ साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए तो भी लोगों का पलायन कम होगा। अब तीसरे आर्टिकल पर आते हैं। उपेक्षा का दुष्परिणाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदल अपने गांव पर जाने को निकले मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है। यह हादसा केवल इसलिए नहीं हुआ कि थके हारे मजदूरों ने रेल पटरियों पर सोने की गलती की, बल्कि इसलिए भी हुआ कि कोई यह देखने सुनने वाला नहीं था कि आखिर वे पैदल सफर करने को क्यों मजबूर हुए। किसी को उन्हें पैदल जाते देखकर रुकना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।
यह संभव नहीं है कि महाराष्ट्र के शासन प्रशासन के लोगों ने इस अभागे मजदूरों को पैदल जाते ना देखा हो। साधनहीन मजदूरों की दिशा दशा देखकर भी उनकी अनदेखी करना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन कारणों की तह तक जाने की आवश्यकता है जिनके चलते श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा के बाद भी पैदल अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में रह रहे मजदूर ही पैदल अपने गांवों के लिए कूच कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि अन्य राज्यों में रह रहे कामगार भी ऐसा करने को मजबूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई है उसमें कोई खोट है। आखिर क्या कारण है कि आए दिन ऐसे समाचार आ रहे हैं कि प्रमुख औद्योगिक शहरों में रह रहे मजदूर अपने गांव जाने की मांग को लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि कुछ राज्य बाहरी मजदूर से रुकने का आग्रह कर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उनके खाने और रहने की उचित व्यवस्था की जाए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। इसमें स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है, भारतीय टीम के क्वारंटाइन के लिए तैयार बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि इस साल के आखिर में होने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरे पर टीम इंडिया के 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन होने को तैयार है। धूमल ने कहा कि कोई और विकल्प नहीं है, भारतीय टीम को क्वारंटाइन में रहना ही होगा। अगर आपको क्रिकेट को फिर से शुरू करना है तो ऐसा करना ही होगा। 2 हफ्ते का समय लॉकडाउन जितना लंबा नहीं है। उन्होंने सीरीज में एक टेस्ट बढ़ाने के ऑस्ट्रेलियाई प्रस्ताव पर कहा है कि वे यानी कि ऑस्ट्रेलिया राजस्व चाहते हैं या टेस्ट के मुकाबले वनडे और T20 से ज्यादा आता है। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रिकवरी रेट और बढ़ा, कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीज 29.36%, वहीं मरने वाले मरीज 3.2%। सीबीएसई की लंबित परीक्षाएं 1 जुलाई से। कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान, चीन सीमा तक सड़क तैयार हो गई है। यह 80 किलोमीटर लंबी है जो गर्भाधार और लिपुलेख तक है। कोरोना से फैल रही नफरत की सुनामी पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। देश बड़ी बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ा है। 14.3 करोड़ लोगों के हाथों में नहीं है कोई काम, ये भारत का आंकड़ा है। और जापान ने मांगी है अपनी कंपनियों को भारत में फिर से चलाने की अनुमति और सहयोग। तो ये आज का यानी 9 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।